हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग मेंडल्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम हैं उनसे संबंधित कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं उसको खत्म करेंगे। कह सकते हैं कि मेंडल से जुड़ी हुई जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है उसके ऊपर आज डिस्कशन होगा। हमने इससे पहले ये टॉपिक सभी समाप्त कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आज वंस अगेन आपको रिवाइंड कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट बेस पे। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके ऊपर खोज किया था? आनुवंशिक के ऊपर। किसके ऊपर बाबू? आनुवंशिक की खोज की थी, अर्थात कह सकते हैं आनुवंशिक का जनक या पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसके ऊपर खोज की थी? तो मटर के पौधे के ऊपर। किसके ऊपर? पाइसम सेटाइवम अर्थात मटर के पी प्लांट के ऊपर खोज की थी और पूरी खोज 8 वर्षों तक इसने की और 3 मुख्य नियम दी। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपविभवन का नियम। पहले नियम के ऊपर डिस्कशन करते हैं जल्दी में, ताकि आपका टाइम ज्यादा एक्सपेंड ना हो और हम लोग पूरी टॉपिक को क्लियर कर लें। प्रभाविता के नियम में मैंने आपको समझाया था कि जब दो पहलवान, पहले आप अपने बेस पे समझ लीजिए तो उसके बाद अपने आप मैं यहां पे समझा दूंगा तो बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। आप समझिए प्रभाविता का नियम का मतलब क्या होता है। मैं आपको आपके इन्वायरमेंट, आपके दुनिया, आपके बेस पे समझा रहा हूं। माना जाता है कि जब दो पहलवान एक दूसरे से क्या करते हैं? पहलवानी करते हैं, टक्कर करते हैं, दंगल करते हैं, तो जो मजबूत और तगड़ा पहलवान होता है वो दूसरे वाले पहलवान को क्या करता है? दबा देता है। जो दब जाता है उसे कहते हैं हारा हुआ, और मेंडल्स की भाषा में उसे हम कहते हैं अप्रभावी। और जो विजयी हो जाता है उसे प्रभावी कहते हैं, अर्थात जो जीत जाता है उसे प्रभावी कहते हैं। अब आप प्रभाविता के नियम पे आ जाइए। और प्रभाविता के नियम में मेंडल ने कहा कि जब दो अलग अलग पहलवान, क्या थे बाबू? अलग अलग, जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच, दोनों के लक्षण क्या हैं? अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है तो आने वाली जो संतान होती है उसमें एक के गुण उभर जाते हैं और दूसरे के गुण दब जाते हैं। अब बात समझिए वंस अगेन, यही बात फिर समझिएगा कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों या जंतुओं के बीच निषेचन या संकरण कराया जाता है तो एक के गुण दूसरे गुण को क्या करते हैं? दबा देते हैं और खुद उभर कर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। अर्थात दो यहां अलग अलग गुण थे। अलग अलग गुण मतलब समझिएगा, मेंडल ने लंबा पौधा लिया और एक तरफ किसका क्या लिया? बौना लिया। बौना पौधा और लंबा पौधा। लंबे पौधे को उसने कैपिटल टी से दर्शाया और बौने को स्मॉल टी से। दोनों के गुण क्या थे बाबू? अलग अलग थे। और कहा कि जब दो अलग अलग गुणों वाले पौधों या जंतुओं के बीच निषेचन कराया जाता है तो एक का गुण दूसरे वाले गुण को क्या करता है? दबा देता है और खुद क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। अर्थात जब दो लंबे और बौने पौधों के बीच, मटर के पौधों के बीच क्रॉस संकरण कराया गया तो लंबे वाले ने बौने वाले के गुणों को क्या कर दिया? दबा दिया और खुद उभर कर आ गया। तो उस उभरे हुए गुण को प्रभावी और दबे हुए को अप्रभावी। बातें क्लियर? एकदम सिंपल है, चुटकियों में समझ लीजिए कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक का गुण दूसरे वाले गुण को क्या करता है? दबा देता है और खुद उभर कर आ जाता है। उभरे हुए गुण को क्या कहते हैं बाबू? प्रभावी कहते हैं और दबे हुए गुण को अप्रभावी कहते हैं और इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं बाबू? प्रभाविता का नियम। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर समझ लीजिएगा कि जब दो पहलवान अलग अलग गुण वाले एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक पहलवान दूसरे वाले पहलवान को क्या करता है? दबा देता है।
और खुद उभर कर आ जाता है, उभरे हुए गुण को प्रभावी और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? यही था सिंपल। यहां मेंडल ने पैतृक पीढ़ी, इसको पेरेंटल पीढ़ी कहा, जहां से भाई क्रॉस स्टार्ट होता है, जहां से संतान की उत्पत्ति होती है उसे पेरेंट्स बोलते हैं, तो इसे पी कहा। और ये जो संतान उत्पन्न हुई इसे F1 कहा। यह मेंडल की शब्दावली मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखी है, आप देख लीजिएगा उसको। और बताया कि इससे जितने भी प्लांट पैदा हुए वो क्या हुए बाबू? हाइब्रिड हुए। क्या हुए? हाइब्रिड हुए। आपने हाइब्रिड का मार्केट में खूब नाम सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहला नियम खत्म। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से आपको समझा रहा हूं। अब मेंडल्स ने जब पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई तो मेंडल ने अब F1 जनरेशन अर्थात F1 पीढ़ी में वंस अगेन निषेचन करा, जैसे यहां हुआ था, और प्राप्त किया पृथक्करण का नियम। जो पीढ़ियां प्राप्त हुई आप समझिएगा, पृथक का मतलब होता है बाबू अलग होना। अब जब मेंडल ने वंस अगेन क्रॉस कराया तो कैपिटल टी एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ अगर देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और वंस अगेन लास्ट क्या बना बाबू? स्मॉल टी। आप बेहतरीन ढंग से एग्जाम में तैयारी करिएगा, क्योंकि यही क्रॉस दिखाने में कई लोग भूल जाते हैं कि कौन किस में जोड़े। एक बार पहले का पहले से जोड़ेंगे, फिर पहले का ही दूसरे से जोड़ेंगे, तब दूसरे का फिर पहले से, और फिर दूसरे का दूसरे से जोड़ेंगे, तब तो आपका फिगर कंप्लीट होगा। अब पृथक देखिए, पृथक का मतलब होता है बाबू अलग अलग होना। अब जो इस जनरेशन को उसने कहा F2 जनरेशन। क्या कहा? F2 जनरेशन, अर्थात इसमें एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात प्राप्त हुआ। जब F1 जनरेशन में निषेचन कराया जाता है तो आने वाली जो संतान होती है उसका 25% अपने पूर्वजों से 25% अपने पूर्वजों से अर्थात अपने पैतृक पीढ़ी अर्थात दादा दादी वाले पीढ़ी से मिलते हैं, और 50% क्या होते हैं? अपने पेरेंटल पीढ़ी अर्थात F1 जनरेशन से मिलते हैं। चूंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है, पृथक है, तो यही पृथक होना कहलाता है पृथक्करण का नियम। आई होप कि आप क्लियर होंगे कि पहले वाले जनरेशन में पैतृक पीढ़ी, दूसरे में F1 में, और F1 में जब संकरण कराया गया तो F2 आया, और F2 में जो रिजल्ट आए उसके 25% अपने पैतृक पीढ़ी से ऊपर दादा दादी वाली पीढ़ी से मिल रहे थे, और 50% जो लक्षण थे वो अपने पेरेंट्स से मिल रहे थे। अर्थात इसका रेशियो आया 1:2:1। इसी को हम 3:1 भी कहते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर भी बड़े हैं। अर्थात ये भी पौधा क्या है? लंबा है बाबू, और ये जो दोनों सिंबल आए यह भी लंबे के ही हैं, क्योंकि इस बौने के गुण क्या हो गए? इसमें दब गए हैं, तभी तो प्रभावी हुआ था, है ना? अर्थात लंबे ने क्या किया था? बौने वाले को दबा दिया था और अपने क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। तो ये सभी ये तीनों पौधे क्या हैं? लंबे हैं, इसलिए हम इसे 3:1 3 संबंधे 1 का रेशियो भी रखते हैं। और तीसरा और लास्ट जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको समझ लीजिए। लोग पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा छोटा वाला ही दब जाए? ये क्या हमेशा ऐसा होता है कि छोटा वाला ही दब जाए, हमेशा बड़ा वाला ही इसको दबा दे? नहीं भाई, यह स्वतंत्र रूप से होता है। कभी बड़ा वाला छोटे के ऊपर हावी हो जाता है, तो किसी जनरेशन में छोटा वाला बड़े को दबा देता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से होती है, और यही नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी माँ बाप से पैदा हुए 2 बच्चों में ऐसा नहीं होता कि हमेशा मम्मी के लक्षण ही उभर कर आए। क्या होता है? कभी कभी पापा के भी लक्षण उभर कर ज्यादा आ जाते हैं, मम्मी के लक्षण दब जाते हैं। तभी लोग कहते हैं अरे भाई इस बच्चे का जो फेस है तो एकदम पापा से मिल रहा है ना, ये चलता है तो एकदम पापा की तरह। कभी कभी ऐसा होता है कि पापा के लक्षण दब जाते हैं, मम्मी के लक्षण उभर जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से होता है, और यह नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
आई होप कि आपको तीनों नियम बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय एक टॉपिक आई है, अप्लाई हुई है, अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता तो आप समझे बाबू कि एक लक्षण उभर जाता है और दूसरा लक्षण दब जाता है। उभरे हुए लक्षण को प्रभावी लक्षण और दबे हुए को अप्रभावी कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, आप समझिए इस बात को। मैं आपको यही समझ, ऐसे पौधे जो मेंडल्स के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, किसी भी नियम का पालन नहीं करें तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, अपूर्ण प्रभाविता। अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम ऐसे ही लिखिएगा कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, कि ऐसे पौधे, ऐसे जीव जो मेंडल्स के किसी भी नियमों का पालन नहीं करते, वो क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता। आप समझिए एग्जाम्पल में, मेरा बिलिस जलापा, मेरा बिलिस जलापा, ये एक जलीय पौधा है और इसके अंदर दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। एक लाल पुष्प लगता है, मैं कलर चेंज करता हूं, एक रेड अर्थात एक लाल पुष्प लगता है और दूसरा लाल पुष्प और दूसरा सफेद पुष्प। अब मेंडल्स के नियमों के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार एक के लक्षण दब जाने चाहिए थे और एक के लक्षण उभर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इन पौधों के बीच संकरण निषेचन कराया गया तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो क्या थे, वह गुलाबी थे। अरे भैया, आप सफेद में और लाल में, हल्के लाल में सफेद मिला देते तो कैसा रंग प्राप्त होता है, गुलाबी। अर्थात मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था बाबू, प्रभाविता के नियम के अनुसार, कि चाहे तो लाल को उभर कर आना चाहिए था, चाहे तो सफेद को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे दोनों रंगों का मिश्रण जब एक दूसरे से निषेचन कराया गया तो जो दोनों के गुण एक साथ मिक्स होकर नए कलर को ओरिजिनेट कर दिए, अर्थात नए गुण की उत्पत्ति कर दिए, और यही कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। क्योंकि ये मेरा बिलिस जलापा का जो पौधा था वो मेंडल्स के नियमों का पालन नहीं करता। अर्थात कह सकते हैं प्रभाविता का अगर नियम फॉलो होता तो क्या होता बाबू, कि ये जो दो अलग अलग गुण हैं उसमें से एक गुण दब जाता और एक गुण उभर जाता। तो उभरे हुए गुण को क्या बोलते, प्रभावी, और दबे हुए को क्या बोलते, अप्रभावी बोलते। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कोई गुण दब और उभर नहीं रहा है, अर्थात ये प्रभाविता के नियम का पालन ही नहीं कर रहे। न लाल आ रहा है, न सफेद आ रहा है, क्या आ जा रहा है, गुलाबी। अर्थात यही प्रोसेस कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। एक और टॉपिक है गुणसूत्र। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा रहा हूं, आपको समझते जाइए। गुणसूत्र जो होते हैं सभी जीव जंतुओं में अलग अलग उनकी संख्या होती है और गुणसूत्र का मतलब होता है गुणों का सूत्र। जितने हमारे अंदर गुण होते हैं उनका पूरा प्रदर्शन कौन करता है बाबू, गुणसूत्र करते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक समजात होता है, क्या होता है बाबू, समजात होता है, और दूसरा होता है लिंग। क्या होता है, लिंग। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरे अच्छे से ये घटनाएं बैठ जाए। आप मुझे बताइए कि मानव में अर्थात हमारे और आपके अंदर कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र, तो बाबू 23 जोड़ी। अगर हम बात करें कितनी जोड़ी, 23 पेयर, और संख्या में बात करें तो 46 गुणसूत्र। बातें क्लियर हो रही हैं, जिसमें से ये क्या सर 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, आपने सही समझा, दो प्रकार के होते हैं। कुछ समजात होते हैं और कुछ लिंग होते हैं। आगे बढ़िए, समझ लेते हैं। इन गुणसूत्रों में मेल की संख्या, एक मेल का जो सिंबल होता है XY होता है और फीमेल का सिंबल XX होता है। तो क्या सर टोटल मानव में XY होता है और स्त्री में जो होता है XX होता है? नहीं भाई, अब यहां से डिवीजन स्टार्ट हुआ है। 23 में से बाबू ध्यान समझिए,
23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वह XX होते हैं मेल में भी। क्या बाबू? मेल अर्थात पुरुष में भी और फीमेल में भी। क्या अचानक से ये कहां से बात आ गई भाई कि सिंबल तो XY होता है, तो क्या सर 23 में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं? हाँ भाई, अर्थात हमारे नर और मादा में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, अर्थात समजात होते हैं। अब समझिए समजात क्यों कहते हैं? क्योंकि यह XX नर में भी समान है और मादा में भी समान है, इसलिए इनकी जातियां क्या हैं? समान है। इसलिए समान जातियों को क्या कहते हैं बाबू? समजात गुणसूत्र कहते हैं। इनका जो रोल होता है समस्त क्रियाओं में होता है, समस्त गुणों में समजात का रोल होता है। केवल लिंग गुणसूत्र को समझिए। तो बाबू 23 जोड़ी गुणसूत्र में से कितना जोड़ी? तो सर 22 जोड़ी तो समजात हो गए, तो कितना बचा 23 में से? एक जोड़ी गुणसूत्र। मेल में अगर देखें तो इसका सिंबल XY होता है और फीमेल में देखें तो इसका सिंबल XX लास्ट वाला होता है। और ये एक दूसरे से क्रॉस करते हुए लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर हम लिंग का निर्धारण भी यही समझ रहे तो समझ लीजिए, XY मेल का, ये क्या है बाबू? मेल है, और XX क्या है? फीमेल है। और आप समझिए मेंडल्स के नियमों के अनुसार अगर XX मिलता है तो किसका सिंबल हुआ बाबू? फीमेल का। लिंग का निर्धारण समझाना है, एक साथ समझ लीजिए। ये लिंग का निर्धारण यहां फीमेल्स हो गया, अगर फिर से मिला है, फिर से XX मिल गया, फिर क्या हो गया? फीमेल हुआ सर। तीसरे नंबर पे XY हुआ सर, मेल हुआ, फिर से XX हुआ, XY हुआ, फिर मेल हुआ। अर्थात लिंग निर्धारण में जो संभावना होती है वह 50% स्त्री की होती है और 50% पुरुष की होती है। बातें क्लियर? आप लिंग के निर्धारण की प्रोसेस को समझ लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। लिंग निर्धारण, और वही तो है लिंग निर्धारण, मैंने समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, खूब नाम रोशन करिए, खूब नाम कमाइए, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में टॉप करके दिखाइए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। शेयर जरूर करिएगा अपने समस्त नए और पुराने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।